गुड मॉर्निंग तो बोलने वाले हम हैं। कहाँ चला गया स्केच करने? चलिए, तो पिछले क्लास में बेसिक कंसंट्रेशन जो था वो समाप्त, कंसंट्रेशन सारा समाप्त हो गया था। जो इस चैप्टर का बेसिक था वो समाप्त हो गया था। अब इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। आपको पढ़ना है इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। एक बार फिर से हम लोग सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। इस बार हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, अब ये हमको देखना है। इससे पहले हम लोग देखे थे टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार, जिसमें हमने कहा बाइनरी, ट्राइनरी। याद है? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो लिखेंगे। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस आधार पर सॉल्यूशन टोटल 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का होता नहीं है, लिखते हैं 9 प्रकार का, होता है 7 ही प्रकार का। बाद में 2 छट जाता है। और क्यों छट जाता है, उसका रीजन क्या है, सब बातों को। क्या हीटिंग आपका पूरा हो चुका है? देखिए, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। और यदि हम पूरी संभावना पर बात करें तो कुल मिला के ये 9 टाइप हो जाएगा। देखिए कैसे। सॉल्वेंट यदि आप देखना ध्यान से, सॉल्वेंट आप 3 तरह का ले सकते हैं। सॉलिड ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। और इसमें सॉल्यूट भी 3 तरह का ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे मान लो कि हम सॉल्वेंट 3 बार ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और सॉल्यूट ले लेते हैं एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार, बताइए 3 तरह का हुआ कि नहीं? अब क्या करते हैं अगला बार, अब हम सॉल्वेंट को सॉलिड ले लेते हैं। सॉल्वेंट किसको मान रहे हैं? सॉलिड को। 3 बार सॉलिड मान लेते हैं। और अब सॉलिड को एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस कर देते हैं। बताइए इस तीनों से इस तीनों में क्या अंतर है? यहाँ तीनों बार सॉल्वेंट लिक्विड था, यहाँ तीनों बार सॉल्वेंट सॉलिड है। और अगला बार क्या करेंगे? 3 बार गैस ले लेंगे, एक बार सॉल्यूट सॉलिड रहेगा, एक बार लिक्विड रहेगा और एक बार गैस रहेगा। तो कुल मिला के कितना टाइप हो जाएगा? 9 टाइप। इसी सभी 9 टाइप के बारे में पीछे अभी जस्ट हम लिखे हैं, वो लिखा हुआ है, तो निकालते हैं और उसी पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया सॉल्वेंट, यहाँ लिया सॉल्यूट, यहाँ है नेम ऑफ सॉल्यूशन और ये है एग्जाम्पल। अब पहले आप इस पूरे टेबल को समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? अब देखिए सॉल्वेंट में हम लगातार 3 बार क्या लिए? लिक्विड लिक्विड लिक्विड। उसके बाद देखिए लगातार 3 बार क्या लिए? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और फिर लगातार 3 बार क्या लिए? गैस गैस गैस। अब हम सॉल्यूट में आते हैं। सॉल्यूट में एक बार सॉलिड लिक्विड गैस, फिर अगला में सॉलिड लिक्विड गैस, फिर अगला में सॉलिड लिक्विड गैस। बताइए 9 टाइप बनेगा। अब आगे सुनो, यदि आप लिक्विड में सॉलिड को डाले हैं तो इस सॉल्यूशन का नाम होता है सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड ज्यादा है और सॉल्यूट ये सॉलिड कम, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा रहता है और सॉल्यूट कम। बताइए इसको हम सॉल्यूशन का नाम दें यदि, तो हम लिख सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड में गैस मिला हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं गैस इन लिक्विड। हाँ या ना? अब देखिए यदि हम पानी में चीनी को मिला दें और एक सॉल्यूशन तैयार करें तो चीनी का अपना फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड। तो चीनी यदि पानी में मिलाया गया है,
यानी शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये किस टाइप का सॉल्यूशन माना जाएगा? सॉलिड इन लिक्विड। पहला का एग्जांपल वही ना लिखा हुआ है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। दूसरा देखिए, इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल या मिथेनॉल, ये लिक्विड सब्सटेंस होता है, और यदि हम इसको पानी में घुला दें, पानी में घुलता है, तो ऐसी स्थिति में लिक्विड में क्या घुल गया? लिक्विड। तो हम इसको लिक्विड इन लिक्विड कह सकते हैं, और इसी का एग्जांपल है इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। अब यदि हम लिक्विड में गैस को घुलाते हैं, जो कि यही है ना, गैस इन लिक्विड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं तो उसमें गैस रहता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि वाटर में घुला दिया गया है, ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है वाटर में, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन कहलाएंगे? गैस इन लिक्विड। तो ये तीसरा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। पहले आप बताइए कि इसमें कोई परेशानी है यहाँ तक? आगे देखो, पहले समझ लेते हैं, बाद में उतार लीजिएगा। अगला देखो, अगला है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड का एग्जांपल आपको देखना है। देखिए, जितना भी ज्वेलरी लोग यूज करते हैं, पहनते हैं, उन सारे ज्वेलरी, वो सारे के सारे ज्वेलरी गोल्ड के, तो हम गोल्ड के ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे जो ज्वेलरी होते हैं वो गोल्ड का प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ अमाउंट में कॉपर मिला होता है। आप सुने होंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऐसा कुछ सुने होंगे। कैरेट जो है होता है ना, वो गोल्ड के प्योरिटी को मापता है, कैरेट। तो कितना ज्यादा प्योर है गोल्ड, गोल्ड जितना ज्यादा प्योर होगा वह उतना ही ज्यादा कमजोर होगा। और यदि प्योर गोल्ड का आभूषण बन जाए, ज्वेलरी बन जाए, और इसको यदि हम हाथ से कस के दबा देना, तो पता चलेगा कि वो लड्डू बन जाएगा, तो इतना कमजोर होता है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाता है, उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। कॉपर मिला के, और फिर जब गोल्ड में हल्का सा कॉपर मिलाने के बाद वो एक मिक्सचर तैयार हो जाता है गोल्ड और कॉपर का। और सोना का जो क्वालिटी होता है उसी पर निर्भर करता है। यदि कॉपर ज्यादा मात्रा में मिला दिया गया तो सोना का क्वालिटी हम कहेंगे थोड़ा कम है, और यदि कम मिलाया गया तो सोना का क्वालिटी ज्यादा है। इसी पर कैरेट डिफाइन होता है, और कैरेट की समझिए। तो यदि हम कॉपर को घुला दे किस में, गोल्ड में, तो ये सॉल्यूशन किसका कहलाएगा? सॉलिड इन सॉलिड का, क्योंकि कॉपर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, और गोल्ड भी सॉलिड होता है। आगे है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड ज्यादा मात्रा में रहेगा और लिक्विड कम मात्रा में रहेगा। मरकरी Hg का जो अपना नॉर्मल फिजिकल स्टेट है वो क्या होता है? लिक्विड। और आयरन की मैं बात करूं या तो कोई अदर मेटल की, तो वो क्या होता है? सॉलिड। यदि उस दोनों को मिला के कोई मिक्सचर तैयार किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मरकरी डिजॉल्व इन आयरन। अगला है गैस इन सॉलिड। सॉलिड में गैस को घुलाना है। देखिए, सॉलिड में जनरली गैस घुलता नहीं है, इसका लेकिन एक अलग टाइप का कंसेप्ट है, इसको हम लोग एडजॉर्प्शन से समझते हैं। आप इसको समझिए, ये क्या यहाँ लिखा जा रहा है, देखो ध्यान से। पैलेडियम एक मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। पैलेडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 46। इसका एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि आप हाइड्रोजन गैस भरे हुए बर्तन में यदि आप पैलेडियम का एक मेटल रख दो, तो मेटल के सरफेस पर, इस सरफेस पर ये सारा का सारा हाइड्रोजन गैस आके जमा हो जाता है। और किसी चीज के सरफेस पर यदि कोई चीज आके जमा हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, इस तरह का दो वर्ड होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन, डी फॉर डॉग, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, ई फॉर बॉल। एब्जॉर्प्शन एक होता है, एडजॉर्प्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। जैसे आप समझिए एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन क्या। जैसे किसी भी दीवार को आप पेंट करते हैं, तो पेंट करते हैं तो क्या ये पेंट अंदर दीवार में घुस जाता है क्या? वो सिर्फ सरफेस तक रहता है ना। तो पेंट जो आप दीवार में कर रहे हैं वह एडजॉर्प्शन है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस पर की बातें होती। लेकिन मान लीजिए कि घर में आप जिस बिछावन पर सोते हैं वहां मान लीजिए कि स्पंज टाइप का कुछ लगा हुआ है, स्पंजी कुछ लगा हुआ है, आप उस पर पानी रख दीजिए, क्या लगता है वो सरफेस तक रहेगा? तो सरफेस से होते हुए अंदर तक चला जाएगा। यदि सरफेस से होते हुए कोई पार्टिकल अंदर तक चला जा रहा हो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये सारा का सारा बात काफी डिटेल में आपको पढ़ना है 5th चैप्टर में, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस पर होने वाला जो फेनोमेना पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, 2-3 महीना टाइम लगेगा तब वो आए। लेकिन फिलहाल
तो हाइड्रोजन गैस यदि पैलेडियम के सरफेस पर जमा हो तो इसी को हम लोग कहते हैं गैस इन सॉलिड। ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम मेटल। हिंदी में जहाँ लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर, फिर दोबारा हमको लिखना पड़ेगा इतना ज्यादा। अब देखिए 3 बार गैस का एग्जाम्पल है। गैस में यदि सॉलिड को हम मिला दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड इन गैस। इसका एग्जाम्पल हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर। अभी जैसे नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारा डस्ट मिला हुआ है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यदि आप समझना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि आप ये एग्जाम्पल देखे हुए हैं। बरसात के समय में यदि आप छत पर चले जाइए और दूर दूर तक देखिए तो आपको वहां तक दिखाई देगा जो नॉर्मल दिन में जितना दूर तक आपको नहीं दिखा। कभी आप ऐसा फील किए हैं बरसात के दिन में आपको कुछ ज्यादा ही स्पष्ट दूर दूर तक दिखाई दे रहा है? लेकिन अभी आप देखो छत पे नहीं तो प्रैक्टिकली फील कर लेना, 2-4 महीना का वक्त लगेगा इसमें। अभी छत पर चढ़ के देखना कि तुमको कहाँ तक मैक्सिमम दिखा। 4 महल 5 महल कहीं ऊंचाई पर जाके देख लेना कि तुमको कहाँ तक दिखा। और किसी दिन वर्षा यदि हुई, वर्षा के जस्ट बाद रात में जाके, रात के बाद यदि रात में वर्षा हुई तो सुबह में छत पे जाके देखिए कि अब आपको कहाँ तक दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है विजिबिलिटी? क्योंकि जब वर्षा होता है ना तो वर्षा का बूंद डस्ट पार्टिकल को जो एटमॉस्फेयर में मिला हुआ है उसको नीचे ले जाके बिठा देता है, तो वातावरण साफ हो जाता है। इसलिए लगातार वर्षा होना भी जरूरी है। दूसरा, कैम्फर इन एयर, कपूर को यदि, कपूर क्योंकि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एयर में वो सॉलिड स्टेट में रहता है। कैम्फर इन एयर इसका एग्जांपल है। स्मोक, धुआं वगैरह इसका एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल इन, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर का एग्जांपल। फिर देखिए लिक्विड को यदि आप गैस में घुलाते हैं, ठंडा का भी जस्ट समय बीता है, आप आते हुए आते जाते हुए कुहासा से तो भेंट होबे करता होगा इस ठंडा में। जहां तहां कपड़ा भीग जाता है, आंख पर नहीं, आईब्रो पर जहां तहां जमा हो जाता है वो पानी। वो पानी कहाँ से आ जाता है ठंडा के टाइम? एक्चुअल में फॉग जो है ना, फॉग, वो फॉग है क्या? फॉग एटमॉस्फेयर में खुला हुआ वाटर वेपर है। और जब आप चलते हैं तो ये वाटर वेपर लगातार आपसे टकराते रहता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को गेन करके वो लिक्विड में कन्वर्ट करके वो दाना के रूप में तहाँ दे। और आप ये चीज़ प्रैक्टिकली फील कर चुके हैं, तो लगता है इसकी आपको इंतजार नहीं है। तो ये फॉग जो है इसका एग्जाम्पल है। या फिर हम नॉर्मल लिख सकते हैं वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, या फिर वाटर वेपर इन एयर का एग्जाम्पल। और गैस में गैस का मिक्सचर, कोई भी दो गैस को मिला दो, गैस में गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है। वो जैसे यदि हम हाइड्रोजन गैस को हीलियम गैस के साथ मिला दें तो वह एक मिक्सचर है किसका? गैस इन गैस। जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा सॉल्यूट होगा, जो कम मात्रा में रहेगा सॉल्वेंट रहेगा। तो कितना टाइप हुआ? 9 टाइप। अब देखिए 9 टाइप में 2 टाइप छट जाता है। कौन कौन छटता है उसको समझिए। एक 7 नंबर और एक 8 नंबर, ये दोनों छट जाता है। ये सॉल्यूशन के अंतर्गत नहीं आता है। काहे नहीं आता है आप इसको समझ। गैस में कितना बढ़िया से भी सॉलिड क्यों ना मिला हुआ हो, लेकिन हम चाहें तो उसको अलग कर सकते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल बरसात में बैठ ना जाता है नीचे, यदि वो होमोजीनियस होता तो लगता है कि कभी बैठ जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो सॉलिड यदि आप गैस में घुलाए हुए हैं तो वो कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है, तो हमेशा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का मिक्सचर कहते हैं। यदि गैस में लिक्विड मिला हुआ है वो कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है, वो हमेशा हेट्रोजीनियस होमोजीनियस होता तो आपको भींगा नहीं देता कुहासा। बात समझ में आ रही है? तो वैसे स्थिति में गैस में यदि लिक्विड घुला हुआ है, गैस में यदि सॉलिड घुला हुआ है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमेशा हेट्रोजीनियस होता है, सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन गैस में गैस, ये हमेशा होमोजीनियस होता नहीं है, ये हमेशा होमोजीनियस होता है, ये कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होता है। तो गैस में गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस है, सॉल्यूशन है। लेकिन ये दोनों वाला केस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसलिए बताइए ओवरऑल ये कितने प्रकार का हो गया? 7 प्रकार का। जो टेबल अभी आप पढ़े हैं इसकी ज़रूरत यहाँ कम पड़ेगी और 5वां यूनिट में ज़्यादा पड़ेगा। आप देखिएगा वहाँ पर फिर इसका जरूरत, या पहले स्कूल
चेंज करें इसको? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? संडे को यदि पढ़ाएं तो दिक्कत है? तुमको तो इसे भी दिक्कत होता रहता है। जिम जा रहा है कि छोड़ दिया जाना? अरे, जा रहे हो? बहुत अच्छा। तो उस दिन संडे को 4-5 घंटा का है क्या एक्स्ट्रा? हर दिन करेगा? इतना शरीर के फिटनेस का ध्यान रखते हो, उसे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करो माथा के फिटनेस का। यह भी एक जिम सेंटर ही है, खाली यहाँ बॉडी को बिल्ड नहीं किया जाता है, दिमाग को बिल्ड किया जाता है। तुम लोग भटक रहे हो ट्रैक से, समझा? तो सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रहे हो। और सुनो, क्लास जो होगा ना संडे को, प्रॉब्लम का क्लास होगा। जितना टाइम लगेगा पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, जहां तक होमवर्क देंगे। होमवर्क देंगे क्या? अभी नोट कर लीजिए। आप लोग बनाए थे इसका क्वेश्चन असाइनमेंट का? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 54 तक आपको बना के रखना है। अरे, हंस रहा है रे। 100 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, एक ही दिन में आधा खत्म। थ्योरी उतना पढ़ चुके हैं कि आप सारा काम कर सकते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं ऑनलाइन देख लीजिए लेक्चर, जो अवेलेबल है। जो अवेलेबल नहीं है वो तो ऐसे भी नहीं मिलेगा। वैसे भी अब डिसकंटिन्यू वे में वीडियो जाएगा, रेगुलर जाएगा नहीं। आप लोग नाजायज फायदा उठाने लगते हैं चीज। कल शाम में हम थोड़ा फ्री थे तो एक मूवी देख रहे थे हॉट स्टार पे, शिद्दत का पूरा मूवी देख लिए। लास्ट में ऐसा चट्टा वाला काम किया, लगा कि पूरा का पूरा टाइम ही बेकार बर्बाद हो गया। देखा है? कौन कौन देखा है? देखे हुए हो? उसी शिद्दत से पढ़ाई करो। हाँ। क्या आप चेंज करें? तो जो है ना, टेलीग्राम चैनल पर सब लोग जुड़ जाओ, समझा? यदि नहीं लिखा हुआ होगा ना तो इसका जो भी यहाँ लिखा हुआ कंटेंट होगा ना, उसका यहीं से शेयर कर देंगे डायरेक्ट उस पर। हालांकि ज्यादा व्यवस्था देना तुम लोग के लिए ग्रह है। गलती से भेज देंगे तो उसी व्हाट्सएप पे में रह जाएगा वो, फिर वो कॉपी पर थोड़ी आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? चैनल है उस पर जाइए ना। ग्रुप बनाने में बहुत लफड़ा है। अरे क्या दोबारा उतारने लगा क्या इसको? हुआ नहीं? सुनिए अब आगे जो उतार रहे हैं, उतारिए और सुनिए भी। अब एक बार फिर से हम लोग सॉल्यूशन को एक बार फिर से क्लासिफाई करेंगे। सॉल्यूशन का एक बार फिर से क्लासिफिकेशन होगा। इस बार क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। और हमको ये पता है कि आप ये नाम जरूर सुने होंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या ये वर्ड पता है आपको? किसी को पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है?
वह सारे सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाते हैं जिसकी मोलरिटी या तो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, और वह सारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है जिसकी मोलरिटी 1 से ज़्यादा हो। और आपको पढ़ना है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इसको हटा दें। अब चेंज करना है, बाद में लिखना तुम। लिखिए तो। सॉल्यूशन दो तरह का होता है। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ही ना शॉर्टली लॉन्ग सॉल्यूशन बोला जाता है। टीओएनसी डॉट, टीओएनसी डॉट बार बार यूज करेंगे हम, पूरे केमिस्ट्री में यूज होता है, ऑर्गेनिक में तो जम के यूज होता है। तो मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलरिटी या तो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलरिटी 1 से, तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, तो इतना से समझ लेंगे ना आप। आगे बढ़िए। चेंज करें। हीरिंग डालेंगे। अरे हाँ फुर्सत, बोल रहे हैं हेडिंग डाले तो। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तब हम लिखने लगते हैं तो तुम्हारा काम इजी हो जाता है, इसलिए हल्ला करने लगते हो। लिखेंगे ही नहीं फिर। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना होता है तो हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव सुनिए पहले, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमने क्या कहा उसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली लीजिए। यदि आप एक बर्तन में पानी को उबाल रहे हैं, उसमें यदि आप 10 ग्राम नमक डाल दीजिए, तो बताइए वो इंस्टेंटली उबलना बंद करेगा कि नहीं? नहीं करेगा क्या? यदि पानी उबल रहा है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो वो उबलना बंद करेगा या नहीं करेगा? वो बंद करेगा। चीनी डालेंगे तो भी बंद करेगा, यूरिया डालेंगे तो भी बंद करेगा, लेकिन पत्थर का 2-4 को टुकड़ा डाल दीजिए, उबलना बंद नहीं करेगा। अच्छा, 10 ग्राम नमक डालिए, 10 ग्राम नमक डालिए और उसको छोड़ दीजिए सॉल्यूशन को। आप देखेंगे कि फिर 2 मिनट के बाद वो उबलना स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या करो, उसमें 100-200 ग्राम नमक डाल दो और फिर आप देखेंगे कि वो दोबारा फिर उबलना स्टार्ट करेगा, लेकिन दोबारा उबलने में जो टाइम वो दोबारा लगाएगा वो टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इन सब के अंतर्गत, इन सब के अंदर एक बहुत बड़ा साइंस है जिसको आप बहुत हल्के में अभी ले रहे हैं। ये सच में बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है जो अभी हम डायरेक्ट ऐसे मतलब नहीं समझा सकते, उसको आप प्रोसेस में जाएंगे तब समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इतना जानिए, यदि आपसे कोई पूछे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तो हम कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ
निर्भर करता है किस चीज पर? सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जैसे थोड़ा सा नमक डाले थे तो 2 मिनट के बाद उबलने लगा, लेकिन ज्यादा नमक डाल दिए तो उसी को उबलने में हो सकता है कि 10 मिनट का समय लग गया हो। पहली बार टेम्परेचर और दूसरी बार टेम्परेचर का बहुत बड़ा अंतर होगा। इन सब बात को टेम्परेचर में अंतर क्यों होगा ये सब बात आप आगे समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि कम नमक डाले तो सॉलिड का पार्टिकल्स कम था, और ज्यादा नमक डाले तो सॉलिड का पार्टिकल्स ज्यादा था। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन हो रहा है, वो उबलना बंद कर रहा है, उबलना देर से प्रारंभ कर रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो इसको डिफाइन कीजिए तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा, 1 मिनट और, 1 मिनट रुक जाइए। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुनिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। ये कभी भी, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर का क्या मतलब है ये समझिए। कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई चार्ज्ड हो सकता है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल हो सकता है, कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स हो सकता है। चार्ज पार्टिकल में भी दो बातें हो सकती है, या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो। उसमें भी और बातें हो सकती है, किसी पर एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज हो सकता है, किसी पर, मतलब किसी पर एक दो तीन प्लस चार्ज हो सकता है, किसी पर एक दो तीन माइनस चार्ज हो सकता है। इन सब बातों से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कोई लेना देना नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ किस चीज से लेना देना है? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स उपस्थित है उसकी संख्या पर ये निर्भर करता है, बाद में कि किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on which depends on total number of total number of solute particles, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, not on the nature of not on the nature of solute particles is called is called colligative property, is called colligative property। नीचे एरो देके लिखेंगे colligative property is directly proportional to colligative property directly proportional to the total number of total number of solute। आपने देखा था कि जब कम नमक दिए तो दोबारा उबलने में कम टाइम लिया, और ज्यादा नमक दिए तो ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि पार्टिकल्स की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। और ये सब आगे क्या है नहीं है उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल हेडिंग डालिए तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो छोड़ दीजिए, कल देखेंगे। जो बोला गया है आप लोगों को बस उसका ध्यान रखिए, बाकी टेंशन नहीं लेना है। और सुनिए, क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए अभी, कल और परसों भर का टाइम है ना, देखेंगे जिस टाइम में देंगे उतना आके कर लीजिएगा डिस्कस।